साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह यूनिक पब्लिकेशन का 2024 परीक्षा हेतु डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आप लोग बोले थे कि यूनिक पब्लिकेशन के सर लाने के लिए सेट प्रैक्टिस, तो मैं यूनिक पब्लिकेशन का लाया। फिर जैसे ये खत्म होगी ना दोस्तों, फिर मैं जो आप बोलिएगा वो पब्लिकेशन का मैं करा दूंगा सेट प्रैक्टिस, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं सेट प्रैक्टिस डेली बेस पे कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, प्रैक्टिस वर्कबुक और इसमें जो है हमारा क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक है। तो हम लोग सब कंप्लीट करेंगे। टोटल जो है इसमें 35 जो है सेट्स प्रैक्टिस है दोस्तों। तो आइए इस सेट प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नॉर्मल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जैसे आप लोगों को कंटेंट दिखा दे दोस्तों। सबसे पहला जो आज हम का होने वाला है, बिहार डीएलएड परीक्षा जो 18/9/2022 को हुई थी, वो हम लोग सेट प्रैक्टिस आज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। डेली वाइज पे होगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 18/9/2022, जिसमें पहला सेक्शन आता है सामान्य हिंदी का। तो आइए सामान्य हिंदी को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी में हमारा पहला प्रश्न क्या बनता है दोस्तों कि मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है? कौन सा पदबंध है? आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा सी, संज्ञा पदबंध है। यहाँ पे वाक्य में संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। यहाँ दिल्ली जा रहा है कौन? मेरा छोटा भाई अमर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमर संज्ञा पदबंध होगा। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, और अपना भी स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? किस धातु से बना हुआ है? आंसर बनेगा ए, छिदी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है दोस्तों? छिदी। राइट आंसर होगा ए। जैसे आपको बताते हैं, महर्षि पाणिनि के अनुसार छंद जो है चदी धातु से बना है। किससे बना है दोस्तों? चदी, ठीक है। यह किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम? तो महर्षि पाणिनि के अनुसार चदी धातु से निकला है। जबकि यास्क के निरुक्त में छंद की व्युत्पत्ति जो है छिदी धातु से हुई है, जो यहाँ पे छिदी है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ए। अगला देखिए, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। क्या आता है? आर्थी व्यंजना। आंसर क्या बनेगा? आर्थी व्यंजना। आंसर होगा ए। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। यहाँ आर्थी व्यंजना और व्यंजना भेद के अंतर्गत ही आता है। आर्थी व्यंजना जो है ना, यह व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अलंकार में ये आप लोग को कराया था। अति महत्वपूर्ण ये आप लोग को देखने को मिला। तो ये देखिए, हम पहले ही अलंकार में जब ये करा चुके हैं, तो ये कौन सी बता रहा है? इसमें प्रयुक्त काव्य में शब्द हमें शक्ति बताना है। शब्द शक्ति क्या है? तो क्या है शब्द शक्ति? आंसर क्या होगा इसका? आंसर बनेगा डी, व्यंजना है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। प्रस्तुत जो है काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा तथा लक्षणा शब्द जो है शक्ति के द्वारा अर्थबोध न होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ निकाले हैं, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर बनेगा सी, वाक्य परासरण कहा जाता है। छोटे वाक्य को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करने वाला वाक्य परासरण कहलाता है। अगला देखिए, अगला है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? आंसर बनेगा रूपक अलंकार है। राइट आंसर होगा बी।
इसमें रूपक अलंकार होगा। इस अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं होता है। पंक्ति का आशय है कि प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबाना, अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम का महत्व न समझना। इसमें प्रीति रूपी नदी में पैर देने के लिए मना किया गया है ना। तो इसमें प्रीति उपमेय पर नदी उपमान को आरोपित किया गया है ना। आंसर बनेगा हमारा भी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु नभी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें जो अलंकार है आंसर बनेगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें देखिए, जिस अलंकार में मानो, जानो, मनु, जनु आदि ये सब जो शब्द आता है, तो इसी से हम लोग पहचानेंगे कि हाँ ये उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कपूर शब्द बताना है, यह कैसा शब्द है? कैसा है दोस्तों? आंसर बनेगा बी, तद्भव है ना। आंसर बनेगा बी, तद्भव। उन शब्दों को तद्भव कहते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं, परंतु हिंदी में आने पर जिनका रूप बदल गया है। जैसे कपूर संस्कृत का हिंदी में भी कपूर ही होता है। अगला देखिए, जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डैश समास कहलाते हैं। कौन सा समास कहलाएंगे? आंसर बनेगा बी, कर्मधारय समास कहलाएंगे। राइट आंसर होगा बी। स्वर संधि का हमें उदाहरण बताना है। स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा? आंसर बनेगा सी, विद्यालय होगा। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन, भगन तथा 2 यगन के क्रम में कुल 15 होते हैं, तो उसमें कौन सा छंद कहे जाते हैं? वह कौन सा छंद कहाएगा? उस छंद का नाम है मालिनी। आंसर होगा सी, मालिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? किसको नहीं किए हैं? शांत को नहीं किए हैं। आंसर बनेगा ए, शांत को, शांत। अगला देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित के भी सोचे। अपने स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मानव अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी क्या कहलाता है? परहित कहलाता है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी को, निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही तो मानवता का प्रमुख धर्म है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि सुख दुख कौन सा समास है? कौन सा समास होगा दोस्तों? आंसर बनेगा बी, द्वंद्व समास है ना। आंसर बनेगा बी, क्योंकि सुख दुख ये जुड़ा हुआ, इसी कारण ये द्वंद्व समास हुआ हमारा, है ना। अगला देखिए, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है ए और सी दोनों है। ए क्या है? अनुप्रास अलंकार है और सी क्या है? रूपक अलंकार है। आंसर बनेगा हमारा डी। अगला देखिए, एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार होगा? आंसर बनेगा दृष्टांत।
आंसर बनेगा ए दृष्टांत। अगला देखिए, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? आंसर बनेगा बी, क्रिया का प्रयोग होता है। आंसर होगा बी। अगला देखिए, चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, आजकल कहाँ गए थे इस वाक्य का उदाहरण है। आजकल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा? पूछा गया इसमें प्रश्न के बारे में, तो राइट आंसर होगा सी, प्रश्नवाचक वाक्य होगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना प्रश्नवाचक है। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, किस अलंकार में समान धर्म को होना अनिवार्य है? आंसर बनेगा उपमा। उपमा अलंकार में समान धर्म का होना जरूरी है। अगला देखिए, महोजस्वी, महोजस्वी का संधि विच्छेद हमें बताना है। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर बनेगा इसका ए, महाजोर ओजस्वी। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? कौन अशुद्ध है? आंसर बनेगा सी, जाता वह बाजार है। ये अशुद्ध वाक्य है ना, वह बाजार जाता है, ये ना शुद्ध होगा। अगला देखिए, जहां उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो उसमें कौन सा अलंकार होगा? आंसर बनेगा डी, रूपक अलंकार होगा। राइट आंसर होगा डी, रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सम्हारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पंक्ति में कौन सी अलंकार है? आंसर बनेगा ए, विरोधाभास अलंकार है। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा सी, काम से भागना। राइट आंसर होगा सी, काम से भागना। अगला देखिए, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों हमने मुहावरे का भी एक टॉपिक पहले ही करा दिया है, ये सारे मुहावरे उसमें आए थे, है ना। तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंसर इसका बनेगा डी, आय से अधिक व्यय करना। राइट आंसर होगा डी। अगला देखिए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो इसमें कौन सा अलंकार कहलाएगा? कौन सा अलंकार कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाएगा। आंसर बनेगा बी, यमक अलंकार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? कौन सा काव्य का गुण नहीं है? आंसर बनेगा डी, छंद काव्य का गुण नहीं है। अगला देखिए, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। आंसर बनेगा ये। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वाक्य को देखिए दोस्तों, इसमें बताइए कौन सी अशुद्ध है। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा भारत में अनेकों राज्य हैं। हाँ, ये आंसर यहाँ पे अशुद्ध होगी दोस्तों, गलत होगी। भारत में अनेक राज्य हैं, ये होगी ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा सही है ये हमें देखना है। तो नदियां बह रही है, ये इसमें शुद्ध है। आंसर बनेगा इसका ए होगा। ठीक है, अब अगला जो सेक्शन आता है जनरल इंग्लिश का आता है। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है? आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। आंसर क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा डी, अप्रोचिंग बनेगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। देखिए हमारा क्या है आइटम, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी पहलू, है ना? सभी पहलू या फिर लाभ और हानि या फिर पक्ष और विपक्ष। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा इसका ए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस? स्लो एंड स्टडी
डैश इन द डैश द रेस। आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा विंस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगला देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस? स्टैंड माई आई कुडंट स्टैंड माई टीचर्स हाउएवर आई डैश नेवर टेल देम। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा वुड। आंसर क्या बनेगा हमारा? वुड बनेगा। आई कुडंट स्टैंड माई टीचर्स हाउएवर आई वुड नेवर टेल देम। अगला देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस? आई एम फाउंड डैश म्यूजिक। आंसर क्या बनेगा? ऑफ म्यूजिक। बी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हमारा सेंटेंस क्या है? अ बंच ऑफ फ्लावर्स डैश नाइस। आंसर क्या बनेगा? लुक्स नाइस। आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सुजेसिव डिवाइस। क्या है सेंटेंस? द राइनो इन अफ्रीका इज थ्रेटेंड with extinction dash many species of gorilla are also in endangered। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा सिमिलरली। आंसर क्या बन जाएगा हमारा? सी सिमिलरली। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। क्या है यहाँ पे? आंसर बनेगा हम लोग का डी ऑल बनेगा। नॉन वायलेंस, नॉन इंडियन और वाइस प्रेसिडेंट, है ना। आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे डी। हाइफन का यूज होता है यहाँ पे। तीनों जो विकल्प है हमारा, इसमें क्या है? हाइफन का प्रयोग सही है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है हमारा? इफ आई वेयर यू आई डैश लिसन टू योर पेरेंट्स। आंसर क्या बनेगा? शुड, है ना। इफ आई वेयर यू आई शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस? यू कैन कम विथ अस इफ यू आर रेडी डैश यू विल हैव टू राइड द बस। आंसर क्या बनेगा हमारा? अदरवाइज। अगला देखिए, फिल अप द बैंक फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा बी आर होगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अगला देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? इफ आई हैड नॉन दैट यू वेयर कमिंग आई डैश अ केक। आंसर क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा वुड हैव बैक्ड। आंसर डी बनेगा इसका। अगला देखिए, बाय द टाइम सी वॉज 15 सी डैश अ ब्यूटीफुल सिंगर। आंसर क्या होगा? हैड बिकम। आंसर सी होगा। सी हैड बिकम अ ब्यूटीफुल सिंगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेजेस। क्या है हमारा सेंटेंस? टू बी इन द सेम बोट। आंसर क्या बनेगा? बी टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है? टू बी इन द सेम बोट का मतलब होता है दोस्तों, एक समान कठिन स्थिति में होना, है ना। एक समान कठिन स्थिति में होना। आंसर बी बनेगा। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? आई सॉ हिम यस्टरडे। आई सॉ हिम यस्टरडे। आंसर हमारा बनेगा सी ही वॉज सीन बाई मी यस्टरडे। आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस? इट इज डैश 8 o'clock। आंसर क्या बनेगा हमारा? अबाउट। इट इज अबाउट 8 o'clock। आंसर बनेगा हमारा ए।
अगला देखिए, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन अ एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो, select the one which best express the same sentence in passive voice। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, he is helping his mother। आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा सी, his mother is being helped by him। आंसर सी होगा। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है, बैक टू माई नेटिव कंट्री आई डैश अ स्मार्टफोन। आंसर बनेगा हम लोग का, आंसर बनेगा ए, डिड नॉट हैव। बैक टू माई नेटिव कंट्री आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। अगला देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी गेव हिम हर आंसर नो डैश। क्या यहाँ पे होगा हमारा आंसर, पंक्चुएशन मार्क्स कौन सी होगी इसमें जहाँ पे ब्लैंक्स है, तो आंसर बनेगा हम लोग का डी, आंसर होगा डी यहाँ पे। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है सेंटेंस हमारा, सीबा इज वेरी काइंड टू एनिमल्स सेड लीना, लीना डैश दैट सबा वॉज वेरी काइंड टू एनिमल। यहाँ पे क्या फील होगा, आंसर होगा इसका सी, टोल्ड अस होगा। लीना टोल्ड अस दैट सीबा वॉज वेरी काइंड टू एनिमल्स। आंसर सी होगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेजेज। तो हमारा क्या है, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति या स्थान पर जाना होता है ड्रॉप इन का मतलब। आंसर क्या बनेगा इसका, टू विजिट कैजुअली। आंसर इसका डी बनेगा। अगला देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है, सी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा लुकिंग, राइट आंसर बी होगा। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है हमारा सेंटेंस, आई एम लिविंग इन लंदन नाउ ही सेड। ये मेरा सेंटेंस है, इसका आंसर देखिए, ही सेड दैट डैश लिविंग इन लंदन नाउ। आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा ही सेड दैट ही वॉज लिविंग इन लंदन नाउ। आंसर बनेगा बी। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, विल ही वॉज इन द मिलिट्री ही जनरली रोट टू मी। आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कौन सी है टेंस ये, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगला देखिए, द हाइफन ये सिंबल इज कॉल्ड। इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हाइफन बोला जाता है। आंसर बनेगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का गणित का आता है, ठीक है। देखिए इसमें प्रश्न क्या है, देखिए हमारा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख होगा। यह कैसा आलेख होगा, x प्लस वाई इज इक्वल 10 जो है यह कैसा होगा दोस्तों, यह होगा हमारा सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। अगला देखिए, दिया हुआ है हमारा x/5 फिर x/3 2x/3 x/4 2x/5 और 3x/5 का माध्यिका 4 हो तो हमें बताना है कि x बड़ा होगा 0 से तब x की वैल्यू क्या हो सकती है। मतलब इतना है कि 0 x की वैल्यू नहीं आने वाली है ना, और माध्यिका हमारा दिया हुआ है 4। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप पता है कि n की वैल्यू जो है 7 है, टोटल मतलब संख्या a 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो संख्या है हमारा 7 है, ठीक है, जिसमें माध्यिका 4 दिया है। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमारा सम संख्या कोई रहता है तो n/2 लेके चलते हैं ना हम लोग। यदि कोई विषम संख्या होती है तो n/2 और +1 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही करना है हमारे पास कि कोई भी विषम संख्या, जैसे ये 7 जो है एक विषम संख्या है तो n+1/2, तो 7 1 8, मतलब ये चौथा जो टर्म आएगा हमारा, 8 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से तो 4 ही आएगा ना। तो ये जो चौथा हमारा टर्म आएगा वो कौन सा होगा, तो पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजानी होगी। तो चौथा जो आपका ऑर्डर जो आएगा ना ये होगा, देखिए 1 2 3 4
चौथे ऑर्डर पे कौन सा आ रहा है, 2x/3 आ रहा है हमारा चौथा पद, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप ले सकते हैं यहाँ पे कि 2x/3 यह आपका माध्यिका निकला है। माध्यिका पहले से आपका 4 दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न में। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे और इसको इससे, यानी इधर कुछ नहीं 1 डालिए तो यहाँ पे 2x इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 12। 2 से काटिए इसको, कितना टाइम्स में कटेगा 6 टाइम, यानी x की वैल्यू क्या आ गया हमारा 6 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 0 0 और 3√3 तथा 3p एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो p का वैल्यू क्या होगा हमें बताना है। तो सपोज करिए यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसमें ए बिंदु है और बी है और ये सी है। ए की वैल्यू दिया हुआ है 0 0, ठीक है। बी की वैल्यू दिया है 3 और √3 दिया है, और सी की वैल्यू दिया है 3 और p दिया है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी और सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ए सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो मैथ सेशन कराया था उसमें भी ये अच्छे से बताया था, ठीक है। आइए हम लोग इसको निकालते हैं कैसे। इसका निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए बी जैसे निकालना होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता होगी दोस्तों। तो इसी पे हम लोग निकालेंगे इसको, है ना। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं ए बी को, ठीक है ना, ए और बी को। तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 0 - 3 की होल स्क्वायर प्लस 0 - √3 की होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल किसका रखेंगे 3 - 3 की होल स्क्वायर प्लस √3 - p की होल स्क्वायर। ऐसे हमने क्यों किया, देखिए यदि हम लोग ए बी इज इक्वल बी सी रखते हैं तो इससे कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर है और यह जो है इसके बराबर, तो हम लोग दो ही लेके अभी चलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ए बी और बी सी को रखे हैं साथ में, दोनों को इक्वल करे हैं ताकि यहाँ से हमारा पी का वैल्यू निकलेगा। तो इसका वैल्यू हम लोग आइए निकालते हैं, क्या आएगा, इसका वैल्यू आ गया 9 + 3, और इधर आ जाएगा हमारा p² - 2 √3 + 3 आएगा, ठीक है। तो p² - 2 √3 - 9 इज इक्वल 0 होगा, ठीक। अब यहाँ से आपको आता होगा गुणनखंड बनाने, कैसे बनेगा दोस्तों, p² यहाँ पे 9 है तो इसका गुणनखंड कैसे निकलता है, तो देखिए इसका गुणनखंड आप निकाल सकते हैं p - 3 √3 और इंटू p + √3 से ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे तो यहाँ से एक उठाइए, p की वैल्यू एक आ जाएगी 3 √3, और एक यहाँ से उठाइए तो p की वैल्यू आ जाएगी -√3, ठीक है। एक माइनस में आया एक प्लस में आया 3 √3। तो आंसर हमारा क्या बन गया दोस्तों, आंसर बन रहा है यही डी बन रहा है ना। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी डी। अगला देखिए, यदि 2x + 3y = 13 है, 4x - y = 5 है, तो हमें x और y का वैल्यू बताना है। आइए निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा ये। इक्वेशन दिया है, जो भी इक्वेशन है वैसे रखते हैं हम लोग। पहले क्या है मेरा 4x, ये बड़ा वाला है ना, तो बड़े वाले को पहले हम लोग रख के देखते हैं, या फिर चलिए इसी को रखते हैं। पहले 4x ही रखिए, 4x - y = 5 है, ठीक है। उसके नीचे जस्ट ये रखते हैं हम लोग 2x + 3y = 13 है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये तो इक्वल कोई नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने होगा, या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तभी दोनों जाके इक्वल होंगे। तो हम लोग किसको करते हैं, चलिए इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4x प्लस ये आ जाएगा 6y = 26 आया हमारा। तो हम लिखते हैं पहले अब ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। 4x + 6y = 26। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 4x - y = 5 आएगा, माइनस ये प्लस ये माइनस होगी, इसको प्लस माइनस काटेंगे और ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा 7y हो जाएगी, और ये आ जाएगा 21। 26 में से 5 घटेगा तो 21, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 आएगी, ठीक है। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों 3 आएगी। कोई भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखिए, वहां से x की वैल्यू या तो इसमें या फिर इसमें, जिसमें आपको मन करे उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी में रखते हैं, ठीक है, इसी में रखते हैं। तो इसमें y की वैल्यू जब रखेंगे तब 4x - y की वैल्यू तो 3 आ गई = 5, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, यानी x की वैल्यू आ जाएगी इधर 8/4। तो कितनी टाइम्स में 2 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो 2 और 3 वाली कौन सी है, आंसर ए है हमारा, राइट आंसर ए बन गया।
अगला देखिए, यदि tan 2 अल्फा इज इक्वल 3/4 है तो धनात्मक मान हेतु tan अल्फा का हमें वैल्यू निकालना है। तो यह कैसे निकलेगा दोस्तों, आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा का जो वैल्यू यहाँ पे दिया है इसके बदले हम लोग लिखेंगे 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 tan अल्फा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 3/4, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 डालें, 1 के बदले ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग लिखने। अब इसके इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 tan अल्फा इज इक्वल 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, लिखिए 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 8 tan अल्फा माइनस 3 इज इक्वल 0 होगी। अब यहाँ फिर हम लोग निकालते हैं गुणनखंड, ठीक है। 3 3 जा 9 होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3 tan अल्फा 3 tan अल्फा 3 स्क्वायर्ड tan अल्फा प्लस 9 tan अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस 3 इज इक्वल 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में से 1 घटाएगा तो फिर से 8 आएगा, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन करते हैं हम लोग, आइए कॉमन करते हैं। तो 3 tan अल्फा कॉमन कर लिए तो tan अल्फा प्लस 3 बचा, और इधर 1 कॉमन किए तो यहाँ बच गया tan अल्फा प्लस 3 बचा, ठीक है, इज इक्वल 0 रहेगा मेरा। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या निकला, tan अल्फा प्लस 3 और क्या निकला 3 tan अल्फा माइनस 1 इज इक्वल 0 आया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल 1 माइनस 3 आएगा, और tan इज इक्वल 1 जो आएगा हमारा, tan अल्फा इज इक्वल जो आएगा हमारा एक क्या आएगा दोस्तों, यह 1/3 आएगी। तो हमारे पास tan जो इसका वैल्यू आया है, एक का आया है कितना -3 और एक का आया है 1/3। तो आंसर मेरा क्या बना दोस्तों, आंसर बन गया 1/3, राइट आंसर ए बन गया, क्योंकि हमें tan a का वैल्यू फाइंड करना था, tan a का निकल गया। अगला देखते हैं हम, एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 24 डेसीमीटर तथा 10 डेसीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, क्या होगा परिमाप दोस्तों। तो इसकी फार्मूला होती है, यदि आपको पता है तो अच्छा बात है, नहीं है तो सुनिए क्या होता है। समचतुर्भुज की भुजा निकालने का फार्मूला जो होता है 24/2 की होल स्क्वायर प्लस 10/2 की होल स्क्वायर रूट ओवर, ये इसकी फार्मूला होती है परिमाप के लिए। तो आइए इसको आधा करते हैं, कितना हो जाएगी 12 की आधा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी 5 की स्क्वायर आधा। तो आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं, 12 का क्या हो जाएगा 144 प्लस 25 इसकी, अब इसको ऐड करते हैं हम लोग 961, ये कितनी की होती है 13 की। आंसर क्या आ गया हमारा 13 आया, क्या 13 डेसीमीटर ये भुजा आया आपकी। परिमाप निकालेंगे ना, क्योंकि हमारे पास ये जो डायगोनल्स थे इससे हम लोग ने भुजा निकाला, भुजा निकालने का वो फॉर्मूला था। अब जो है परिमाप निकालेंगे, परिमाप तो 4 गुने भुजे ही होते हैं, तो 4 और गुने भुजा कितना आया था 13, 13 5 जा 13 4 जा 52, आंसर क्या आ गया 52 डेसीमीटर, आंसर सी हो गया। अगला देखिए 5 15 20, 5 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए 5 15 20 का एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम क्या हो सकता है दोस्तों, इसकी एलसीएम हो जाएगी 5 × 3 × 4 होगी, इतना हो सकती है ना। इसकी एलसीएम जो है यदि 5 15 20 की निकालेंगे, 5 से 1 टाइम्स में 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में तो आ रही है ना यहाँ पे 5 3 4 इतने लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ यदि हम लोग निकालेंगे तो 5 15 और 20 की सबसे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगी, तो इसकी एचसीएफ जो होगी ये 5 होगी, तो एचसीएफ हमें निकल गया और एलसीएम इतनी निकल गई, ठीक है। तो इसमें जो है
इसकी अनुपात हमें बताना है, तो बाई 5 करते हैं क्या, तो 5 करेंगे, 5 से ये कैंसिल, यानी 3 4 जा 12, 12 इज टू 1, आंसर क्या आ जाएगा मेरा डी, 12 इज टू 1। अगला देखिए, यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित कल्पनाओं को कहा है, क्या कहे हैं उसे, आंसर क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा, अभिधारणा कहें, राइट आंसर क्या होगा ए, अभिधारणा। निम्नलिखित में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है, क्या निकालने के लिए आवश्यकता है, माध्यिका, आंसर हो जाएगा बी, माध्यिका। अगला देखिए, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का हमें परिमाप निकालना है, कैसे निकलेगा, आइए हम लोग निकालते हैं। एक वृत्त है, त्रिज्या खंड इसे ही ना बोलते हैं, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर होती है परिमाप का। तो रखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 60 दिया है, 60 रखते हैं, 2 तो 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू दिया है 10.5 रखिए, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं, 6 टाइम में कटेगा, ये 2 से 3 टाइम्स में कटेगा, इसका 0 हटाइए, ये 7 से 1 और 5 टाइम्स में, ये 3 से 15 टाइम्स में, 5 टाइम्स में कटेगा, 5 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 11 टाइम्स में, यानी हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 11 सेंटीमीटर है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा। अभी ये जो हमारा ये यहाँ पे जो था हमें निकालना था त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना, लेकिन हमको तो सिर्फ ये निकला, एक चाप निकला, आर्क निकला यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमें ये टोटल वाली निकालना है ना। तो ये टोटल कैसे निकलेगा दोस्तों, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा जो ये रेडियस दिया है, जो यहाँ पे रेडियस, इस रेडियस को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, ये और प्लस ये, ठीक है, और प्लस ये और प्लस ये और प्लस ये करते हैं, तो क्या मेरा ये टोटल नहीं आ जाएगा, इसकी परिमाप, इसी की परिमाप हमें निकालना है, बल्कि त्रिज्या, ये वृत्त की नहीं, हमें ये त्रिज्या खंड की परिमाप निकालना है ना, त्रिज्या खंड का परिमाप। तो ये और प्लस ये ऐड करते हैं, कितना है 10.5 प्लस 10.5 प्लस 11, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, आंसर मेरा क्या बन जाएगा, ए होगा। बिंदु दिया है 2√3 और -2√3 किस पाद में स्थित होगा, यह हमें बताना है। तो कौन से पाद में स्थित होगा दोस्तों, देखिए अब कोऑर्डिनेट ने आप लोग देखे होंगे कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, जो ये एक्स एक्सिस पे होता है और ये एक्स डैश पे, ये वाई पे और ये वाई डैश पे होता है, ये प्लस होती है, ये माइनस माइनस, ये प्लस होता है और ये माइनस माइनस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, पहला प्लस में है, पहला मतलब इधर ही कोई आएगा, दूसरा जो है माइनस में मतलब इधर, यानी कौन सा पद में पड़ रहा है दोस्तों, चतुर्थ में, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि √10 10 डिग्री प्लस √3 10 20 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे tan a प्लस बी की वैल्यू जो होती है उसके फार्मूला पे हम लोग निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला जो होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होगी। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 10 रखते हैं और b की वैल्यू 20 रखते हैं, इससे बनाते हैं। तो यहाँ पे tan 30 हो जाएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 10i का वैल्यू, यहाँ पे मेरा tan 30 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। इसकी वैल्यू रखते हैं 1/√3 इज इक्वल हो जाएगी हमारी tan 20 प्लस tan 10/1 माइनस tan 20 इंटू tan 10 होगी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा √3 tan 20 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, √3 आएगा यहाँ पे। अब इसको भी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 20 इंटू tan 10 आएगा। अब सभी को एक जगह लाते हैं हम, सभी को लाएंगे तो क्या हो जाएगा √3 tan 20 प्लस √3 tan 10 प्लस tan 20 इंटू tan 10 इज इक्वल क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी,
तो आंसर हमारा क्या बनेगा 1, राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है यदि √3 tan थीटा बराबर 2 sin थीटा हो तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, हमें बताना है। देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, इसका आंसर क्या होगा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा होगा, ठीक है। 2 sin थीटा है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, sin थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा, बिकॉज tan को हम लोग sin बाई cos लिख सकते हैं, इज इक्वल, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 3 होगा, है ना, 2 नहीं बल्कि 3 रहेगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगी हमारा। तो ये जो √3 है ये कहाँ पे आ गई, √3 यहाँ पे आ गई, ठीक है, क्योंकि ये √3 और ये जो हमारा 3 था इसे हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से √3 कैंसिल, तो बच क्या गया √3 सिर्फ, तो इसलिए √3 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाई में 1 डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी हमारी cos थीटा 1/√3 होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/3 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/3, यानी कि आंसर आएगी इसकी 2/3। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आता है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है हमारा 2/3 माइनस 1/3, कॉस का वैल्यू दिया है, घटाइए 2 में से 1 और बाई यहाँ पे हो जाएगा 3, तो हमारा 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1/3, आंसर हमारा आया सी 1/3। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाएगा। ये कौन से फॉर्मूला पर बना सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 पर बनाएंगे। ए की वैल्यू 100 प्लस 100 ही बढ़ता है, प्लस 100 गुन्ने 100 बाई 100, सो काटी 100 से 100, ये हमारा 200 हो जाएगा, प्लस इधर 100 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 300, वर्ड कितना रहा है 300%, आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, यदि व्यंजक -4x -3y का भुज प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य तथा कोटि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के माध्यिका हो तो दिए गए व्यंजक को हमें हल करने पर प्राप्त करना है कि क्या आएगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती है 1 से, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, 5 हो गई। अब इसका जो है हमें क्या निकालना है माध्य, माध्य निकालने के लिए सभी को ऐड करते हैं, हमें माध्य निकालने के लिए यानी बीच वाले निकलते हैं सीधे, तो बीच में क्या है 3, ये हमारा माध्य आ गया 3, ठीक है, ये हमारा तो x आ गया, x की वैल्यू 3, अब y निकालना है जो कोटि है, तो ये क्या कर रहा है कोटि के लिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब 0 से होता है, 0 1 2 3 एंड 4, ये 5 संख्याएं हो गई। ये 5 संख्याओं को इसमें माध्यिका के बारे में पूछे, माध्यिका भी बीच में आता है, तो कौन सी है, ये जो है टोटल हमारी संख्या 5 है, विषम संख्या है, 5 + 1 करेंगे बाई 2 यानी 6/2 यानी 3, तीसरे नंबर पे कौन आ रही है 2 आ रहा है, तो आंसर इसका 2 आया। तो हमारा x की वैल्यू आया था 3 और y की वैल्यू आया है 2, ठीक है। तो ये जो हमारा x और y की वैल्यू निकला है यहाँ पे रखते हैं, इसमें 4 × 3 माइनस 3 × 2 12 - 6, आंसर क्या आएगा 6, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा 6, ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सममित अवैध वितरण के लिए होता है, क्या होता है, आंसर इसका बनेगा सी, माध्य इज इक्वल बहुलक माइनस माध्य होगा, माध्यक होगा, आंसर बनेगा इसका सी, माध्य इज इक्वल टू बहुलक, माध्य इज इक्वल टू बहुलक इज इक्वल टू माध्यक, आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, ऐसे फॉर्मूला जो होता है बहुलक का वह क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार सिद्ध होगा, कौन सा होगा,
तो आप इसे डिवाइड करके देखिए तो आंसर इसका आ जाएगा बी, ठीक है ना। सिर्फ कौन सा हो जाएगा, बी, यानी पूरी तरह से शांत जो हो जाएगा यह, यहाँ पे शीत के बदले यहाँ पे शांत होगा। दोस्तों मिस प्रिंट बहुत ज़्यादा हुआ है इस बुक में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो डिवाइड करने पे पता चलेगा कि 160 को आप 3 से यदि डिवाइड करिएगा ना, तब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये शांत है कि अशांत है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल है तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। आंसर होगा सी। अगला देखिए, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, कितना होगा, मात्र एक होगा। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, यदि a प्लस बी का वैल्यू 5 है तब a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 प्लस सी, यूक्लिड का वह अभिगृहित अभिगृहित जो इस कथन को व्याख्या करता है वह क्या है, वह क्या है दोस्तों, यह दूसरा अभिगृहित है। आंसर इसका बनेगा बी, दूसरा अभिगृहित। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखा ए बी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें यह बताना है। तो आंसर तो आएगा इसका बी। ए बी जो होगा, ए बी जो हमारा क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा वाई अक्ष पे। ए बी जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा वाई अक्ष अक्ष पर होगा, ठीक। तो जैसे ए की वैल्यू दिया है 3 4, बी की वैल्यू दिया है -5 और 4, ठीक है। तो x1 और x2, y1 और y2 दिया है, तो यहाँ से आप वैल्यू रख के पता कर सकते हैं y माइनस y1, ठीक है, x माइनस x1, यानी y इज इक्वल y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगी। सभी का वैल्यू रख के इक्वल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्वल कीजिए। तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू हमारा है 4 है, तो रखते हैं हम लोग y माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 होगी, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, ये तो y थी हमारी, अब माइनस और प्लस यहाँ पे कैंसिल होगा, x और y ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या क्या बच गया, -8 इंटू वाई माइनस 4 बची इज इक्वल 0 होगी। अब ये जो है इधर डिवाइड होगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि ये तो इधर चली गई 0, बस ये बच गया, तो ये प्लस में चल जाएगी। आंसर बनेगा हमारा बी बना। अगला देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। दूसरा विकर्ण कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल 240 डालते हैं। 1/2 डायगोनल 1 कितना है 16, दूसरा हमें नहीं पता है, बराबर 240 रखते हैं। इसको काटिए 8 टाइम्स में, 8 से काटिए 3, 30 टाइम, यानी डायगोनल 2 जो आया हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर आया। आंसर मेरा बन गया सी 30। अगला देखते हैं, नीचे दी गई आकृति जो है ट्रायंगल बी डी ई के सभी कोणों ज्ञात करना है हमें, ये सभी कोण हमें निकालना है। तो देखते हैं हम लोग निकालते हैं कैसे निकलती है ये सभी एंगल हमारे, जिसमें से आपके पास ये 70 और ये 60 दिए है, तो ये नहीं पता चल जाएगा कितना होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे कितना का एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे फॉर्मेशन होता है 180 का। तो देखिए आपके पास ये 70 ये 30, यानी दोनों का सम कितना हो जाए 130, यानी ये कितना बच गया 50। तो ये हमारे पास जो एंगल ये निकला है ये 50 निकला है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये और ये एक पैरेलल दिख रहा है और ये एक ट्रांसवर्सल है, मतलब तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये जो हमारा एंगल होगी इसके इक्वल होगी क्या, बिल्कुल होगी, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 60 है मतलब ये भी 60 होगी, सेम ये 70 है मतलब ये भी 70 होगी, है ना। तो हमको तो सारे एंगल निकल गए। तो आइए देखते हैं हमें सभी कोण क्या क्या हमारा निकला। एक निकला 50 और एक 60 और एक 70, यानी आंसर हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। आंसर मेरा बी हो गया। अगला देखिए,
निम्नांकित आकृति में यदि AC AC जो है पैरेलल है किसके, QR के, तो Y की वैल्यू हमें निकालना है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें x की वैल्यू 120 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 60 होगी, तभी तो दोनों की सम 180 होगी ना। तो देखिए इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये मेरा कितना है 120 है, 120 इधर है, तो ये इधर कितनी हो जाएगी, एक हमारा ये जब दो पैरेलल है, ये हमारा ट्रांसवर्सल यदि हम सपोज करते हैं लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, ये 60 आ जाएगी आंसर, क्योंकि ये 60 है तो ये भी कितनी आ जाएगी, 60 ही आएगी ना। आंसर क्या बन जाएगा मेरा, बी होगा। अगला देखते हैं, यदि a इज इक्वल 2 के पावर 3 इंटू 3, b इज इक्वल 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 है, सी की भी वैल्यू दिया है, तो एलसीएम हमें निकालना है बी सी का, दिया हुआ है तो हमें एन बराबर वैल्यू निकालना है, जो यहाँ पे दिया है सी के वैल्यू में 3 इंटू 5 के पावर n, तो इसमें हमें एन का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए बी सी तीनों को लिखेंगे, एलसीएम हमारे पास दिया है, तो एलसीएम वही ना होता है जो नंबर ऑफ मल्टीपल होता है वो एलसीएम होता है, हायर लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 इंटू 5 इज इक्वल 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर n होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 5 के पावर n, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 5 के पावर 1 5 के पावर n, तो n इज इक्वल 1। आंसर हमारा क्या आ गया, 1, ए आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक कैमरा जो 2500 रुपया के तुरंत भुगतान तथा 3 माह के बाद 2100 रुपया की किस्त पर बेचा जा रहा है, यदि लिए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो कैमरे का नगद मूल्य क्या होगा, हमें बताना है। नगद मूल्य क्या हो जाएगा, अब सपोज कि किस्त जो है 2100 रुपये का, ठीक है, सपोज क्या दिया हुआ है इसमें किस्त 2100 में किस्त पर बेचता है, ठीक है, तो उसका मूलधन 100 रुपये मानते हैं, 3 महीना का कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स गुने 3/12 होगा, ठीक, गुने 20/100 होगा, 20 25 100 काटिए, 2 काटिए 3 4 जा, हमारे पास क्या आएगा, टोटल ऐड करने पे 20x/20 आ गया, तो ये हमारा क्या निकल गया, मिश्रधन निकल गया 3 महीने का। अकॉर्डिंग टू हम देखेंगे प्रश्न, तो हमारे पास क्या है, जो है 2100 रुपया किस्त देता है, इतना ही के बराबर होगा ना 2100 रुपया, रखिए इसके बराबर, इससे काटिए, कितना टाइम्स में कटेगा, 100 टाइम्स में, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आएगी। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये तो अभी हमारा एक्स की वैल्यू आ गया 2000, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आ गया, जो हम एक्स क्या माने थे, मूलधन माने थे, जब मूलधन माने थे तो कैमरा का वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, जो मेरा 2500 रुपया है प्लस 200 ऐड हो जाएगा, 2000 कितनी हो जाएगी, 4500 रुपया हो जाएगी। आंसर मेरा क्या बन जाएगा, ए 4500 रुपया। किन्हीं दो विभिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, कितना खींचा जा सकता है, मात्र और मात्र एक ही खींचा जा सकता है। अगर देखिए 400 रुपये अंकित मूल्य के एक खिलौने गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया है, यदि दुकान 16% की अकेली बट्टा की घोषणा करे तो यह उससे होने वाली हानि होगी, कितना रुपया की हानि होगी, 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर एकल बट्टा देता है, भाई इस पे रखते हैं 8 प्लस 8 माइनस 8 गुने 8 बट्टे 100 होगा, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 16 आएगी, और यहाँ पे 64/100 होगा, तो घटाई कितना आ जाएगा, 15.36% आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 16 और इसको 0.64 कर सकते, घटाइएगा तो इतना आएगा 15.36। अब अभिष्ट जो हमें हानि हुई है वो लिखते हैं, 400 मल्टीप्लाई 16 माइनस 15.36/100 होगा, ये 2 टाइम्स 2 0 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 0.64 होगी, आंसर आ जाएगा 2.56 रुपया। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ए आ गया। अगला देखिए,
यदि समीकरण निकाय जो है 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस ky बराबर 10 को अनगिनत हल हो तो k का हमें मान निकालना है। k का मान क्या आ जाएगा? 6 आएगा, क्योंकि a1/a2 b1/b2 इज इक्वल c1/c2 होगा। सभी का वैल्यू रख के अपना निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम किसका रखते हैं दोस्तों? a1 वाला रखते हैं। ठीक है, और सीधे c का 2/4 इज इक्वल 3/k रखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 12 को आधा कर देंगे तो 6, यानी k की वैल्यू 6 आ जाएगी। आंसर हो जाएगा बी। यदि x1 x2 ऐसे करके xn का माध्य जो है दिया हुआ है तो हमें इसका माध्य निकालना है, जो टर्म दिया है। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका माध्य हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला जो सेक्शन आता है हमारा विज्ञान का आता है। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? कौन नहीं किया जा सकता है? मूल्य को सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आंसर डी है। अगला देखिए, जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करेगा? कितना का त्वरण उत्पन्न करेगा? आंसर बन जाएगा सी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण को उत्पन्न करेगा। अगला देखते हैं, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सी कथन सही है इसमें? आंसर बनेगा डी इसका, सभी सही है। तत्व वर्ग 15 का है, तत्व की संयोगिता 3 है, तत्व अधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, किंगडम मोनेरा में शामिल है, कौन शामिल है? बैक्टीरिया। आंसर बनेगा ये। दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लवन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा, क्या बराबर होगा? आयतन दोनों की बराबर होगी। आंसर बनेगा ये। एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? कौन हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? सभी, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। 100 वाट की विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तब बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? आंसर बनेगा बी, 0.4 एम्पियर होगा। इसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल P/V होता है। इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग 100/250 है, तो हमारा आई निकल जाएगा 0.4। आंसर मेरा आ जाएगा बी। अगला देखिए, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं, स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों? स्प्रिट लगाते ही बहुत ज़्यादा हमारा बहुत ठंडक महसूस क्यों होता है? आंसर बनेगा इसका, स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमें ठंड महसूस होती है। आंसर बनेगा बी। अगला देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? कैसा पाया जाता है? उत्तल लेंस। आंसर बनेगा ये। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। चींटी का विस्थापन क्या होगा? आंसर बन जाएगा डी, क्योंकि ये 6 और 8 की है। ये 8 सपोज कीजिए, ये 6 है, तो ये हमें फाइंड करनी है। तो ये हाइपोटेनस है और ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है? आधार है। तो इसे हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस रूल से। अगला देखिए, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर बनेगा डी, त्वचा। मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? आंसर बनेगा इसका बी, साहसी या अपस्थनिक जड़ कहलाता है। अगला है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? क्या होती है? आंसर बनेगा सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। 1 मीटर के स्केल पर 0 से 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, 20 विभव है, तो इसका
अल्पतमांक क्या होगा? अल्पतमांक क्या होगा? आंसर बनेगा ए 0.1 एम्पियर होगा। अगला है कोशिका का आयतन। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलय हो। अगर बाह्य विलय क्या हो? आंसर बनेगा बी हाइपोटोनिक हो तब। अगला है पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। उपयुक्त शब्द रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, क्या होता है? हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। आंसर बनेगा ये हिस्टोन के बिना डीएनए। अगला क्वेश्चन है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? कैसा है? तो यह स्तंभकार उपकला का एक उदाहरण है। आंसर बनेगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? कोयला। आंसर ये है। एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? यह होता है एक विषाणु के द्वारा। आंसर बनेगा डी। अगला जो आता है हमारा सामाजिक अध्ययन आता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है बाजरे ग्रुप का नहीं है? बाजरे ग्रुप का कौन नहीं है? आंसर बनेगा इसका बी मक्का नहीं है। अगला देखिए भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुआ है? कब से हुई थी? तो आंसर इसका बनेगा सी 1953 से हुआ है। डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अगला देखिए उस समय अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। यह जो था भारत में भाषाई आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था 1953 में। उस समय भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। आंसर बनेगा बी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? कौन नहीं शामिल है? आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा डी आर्थिक बेरोजगारी इसमें शामिल नहीं है। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है? किस संधि के द्वारा मिली उसको मान्यता? पेरिस की संधि के। आंसर बनेगा ए पेरिस की संधि कब होती है? 1783 से 84 में होती है पेरिस की संधि। अगला है भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? जनता है। आंसर बी है। तारीख और दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्लाह। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? आंसर बनेगा बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। अगला देखिए बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? पटना में। आंसर बनेगा बी पटना। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? किसमें है सबसे कम? हरियाणा में है। आंसर बनेगा बी हरियाणा। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन जीव है? गंगा डॉल्फिन। आंसर बनेगा बी। अगला है डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसका था? क्वांजेटिव का है। कंजर्वेटिव का है। आंसर बनेगा ए कंजर्वेटिव। अगला है केंद्र मुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। केंद्र मुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। कर्नाटक का है। आंसर सी है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था? कौन से आर्टिकल में दिया गया था? आर्टिकल 342 में, अनुच्छेद 342 में बोला गया है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी
2015 ईस्वी को। आंसर बनेगा सी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से कब हटा दिया गया? कब हटा दिया गया? 1978 में हटा दिया गया। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? मासिनराम में होती है। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। क्या लेते हैं? लाखों वर्ष लेते हैं। आंसर बनेगा सी, लाखों वर्ष। अगला देखिए, हमारा आता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी रीजनिंग है। तो देखिए यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, तो आगे आने वाली श्रृंखला हमारा क्या होगा यह बताना है। तो आगे जो आएगी वह क्या हो जाएगी? 14 होगी, है ना, क्योंकि यहाँ से देखिए यह जो है इसमें से तो कितना जीरो घटेगी, इसमें से 13, ठीक है, फिर इसमें से जीरो, फिर इसमें से घटाइए 13, फिर इसमें से जीरो, फिर घटाइए 13, तो 13 घटाइएगा तो 14 आएगी। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, नीचे दिया गया प्रश्न कथन कारण दिया गया है ना, उसमें सही हमें चुनाव करना है। तो देखिए कथन मेरा क्या है? पेड़ पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। कारण क्या है? जंतु पौधे पर आश्रित होते हैं। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर इसका बनेगा बी। यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, आंसर बनेगा बी। दिए गए प्रश्न के हमें प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा वह हमें बताना है। मोर भारत का है, तो सफेद भालू किस देश का है दोस्तों? यह जो है रूस का है। आंसर बनेगा ए, रूस। अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, उत्तर दिशा की 3 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक, फिर दाएं घूमता है और बाद में वह 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यात्रा करते हुए वह कुल कितना दूरी तय किया? कितना दूरी तय किया दोस्तों? 5 5 10 3 13 किलोमीटर। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो क्या आएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा ए, 583 आ जाएगा, 583 आएगा। कैसे? तो देखिए इससे इसमें घटाएगा तो कितना? -11 घट रहा है, इससे इसमें घटाएगा तो -22, इसमें घटाइए -33, इसमें -44, तो इसमें -55 घटा दीजिए। अगला देखिए, ये दिया हुआ है हमारा कथन और निष्कर्ष। तो कथन पहले पढ़ते हम लोग क्या है। विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले की रिपोर्ट की है, ठीक। कार्यवाही क्या है? कार्यवाही है कि पुस्तकालय में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाए, खोई हुई पुस्तक किताब के बदले नई किताबें लाने हेतु सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? केवल एक होगा, पुस्तक में कड़ी सुरक्षा प्रबंध किए जाना चाहिए, है ना। आंसर हमारा ए बनेगा। अगला देखिए, इसमें सिंबल को चेंज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लाना है। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। प्लस को क्या बोला गया है? डिवाइड। माइनस को बोला गया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को माइनस और डिवाइड को प्लस बोला गया है। इसी आधार पे हमें चेंज करके बनाना है इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, इसका वैल्यू जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो गई, ठीक है, और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई और इस वाली की वैल्यू माइनस हो गई। तो सभी को रखिए, डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 5 -11 आएगी। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 110 -110 है, यहाँ पे दोनों को घटाइएगा तो क्या आ जाएगी? 0। आंसर क्या बन जाएगा? बी, 0। नीचे दिया गया है प्रश्न का दावा और कारण सही है कि नहीं ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है। पिता ने अपने बेटे से कहा 8 से 7 गुना परिणाम क्या होगा? बेटे ने उत्तर दिया 58। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई और चॉकलेट थमा दी, परंतु पड़ोसी ने कहा 8 को 7 से गुना करने पर 56 आता है, 58 नहीं। तो पिता ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? देखिए, वह मेरा बैठा है और मैं उसे चॉकलेट दे रहा हूँ। वह मेरा बेटा होगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना, बैठा नहीं यहाँ। वह मेरा बेटा है और मैं उसे चॉकलेट दे रहा हूँ। और देखिए, वह सुधर रहा है, कल उसने कहा था कि 68 होता है। वह सुधर रहा है,
और उसने कल बोला था कि 68 होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा बी, केवल कथन दो उपयुक्त है। मतलब वो अब सुधार रहा है, कल वो उसने 68 बोला था, अब क्या आ गया है, अब 58 पे आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प को हमें विषम तत्व बताना है। अल्पस, एंडीज, माउंट एवरेस्ट और कालीमंजारो, ये सब सभी क्या है दोस्तों? ये सभी जो है ज्वालामुखी चट्टानें युक्त पर्वत हैं ये तीनों, लेकिन माउंट एवरेस्ट ऐसा नहीं है। आंसर सी बनेगा इसका हमारा। नीचे परिस्थिति दिया गया, उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प को सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। देखिए, दीपावली के समय पटाखा जलाते समय एक बच्चे का हाथ जल जाता है, तो आप क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे दोस्तों? आंसर बनेगा इसका डी, जले हुए जगह पर दवाई लगाएंगे। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, कई दोस्त ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया। खाने की चीज पर 96 रुपया का खर्च करने का योजना बनाई। उसने इसमें से चार नहीं है। नतीजतन शेष लोगों को 4 रुपया के अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। पिकनिक में शामिल होने वाले की संख्या कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? आंसर इसका क्या बनेगी? आंसर इसकी बन जाएगी ये 96 थी। अगला देखते हैं हम लोग, नीचे दिए गए प्रश्न और कथन, दो धाराएं हैं, एक और दो। देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। देखिए, कथन है हमारा कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। धाराएं हैं कि कंप्यूटर सीखना आसान है, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। आंसर बनेगा हमारा ये, केवल एक निहित है इसमें, कंप्यूटर सीखना आसान है। आंसर बनेगा एक। अगला देखिए, सभी हमें निष्कर्ष देखना है यहाँ पे। कथन क्या है? कुछ फूल फल है, सभी फल आम है। तो हमारा निष्कर्ष क्या है? सभी आम फूल है, कुछ आम फूल है। आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा निष्कर्ष दो सही होगा, कुछ आम फूल होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा। कैसे? तो ये जो फूल है हमारा, फ्लावर जैसे हमने लिखा, और यह जो हमारा फल जो है, यह जो हमारा फल है, ठीक, और ये सभी फल क्या है हमारे? आम है, होगा ना? तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा? ये 2 नंबर बी बनेगा। अगला देखिए, कथन और निष्कर्ष ही है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है। निष्कर्ष क्या है? चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, प्रकाश का केवल एक स्रोत है। आंसर क्या बनेगा? आंसर हमारा बन जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में दाएं से 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? कौन अक्षर होगा दोस्तों? अक्षर हो जाएगा वो ओ आएगा, है ना? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला देखिए, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे पितामह के एकमात्र बेटे की एकमात्र पुत्री है। सुरेश उस तस्वीर से कैसे संबंधित है? तस्वीर से कैसे संबंधित होगा दोस्तों? आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी, भाई होगा। अगला देखिए, किसी संकेत भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में इसे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्त? इसे लिखेंगे सी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी होगा। के को जो है दोस्तों, के से इसे मैच करा दीजिए, है ना? फिर भी जो है इससे मैच करा दीजिए, और ए तो बीच में है ही, इसको ऐसे ऐसे मैच करना है, फिर इसको ऐसे ऐसे मैच करना है ना? फिर वैसे आगे भी कर देंगे। निर्देश हमारा दिया गया है ना उम्मीदवार को, ए बी सी डी यहाँ पे हमारे हैं, है ना? इस सभी को हमारा जो भी उपयुक्त मापदंड के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसमें आंसर क्या बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसका आंसर जो है, आंसर आ जाएगा इसका, आपको बता दें, क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों हमें नहीं लगता कि पूछने वाले है, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर है, लेकिन देख लीजिएगा इसे, आप लोग पढ़िएगा, ठीक? इसे आप देख लीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, हमें जो नेक्स्ट जो आने वाली संख्या है वो क्या होगी वो बताना है। क्या होने वाली संख्या? वो आएगी 720 आएगी। राइट आंसर हमारा सी होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, तो अगला 6 से कर दीजिए। अगला देखिए, हमें कथन और निष्कर्ष दिया है, बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को कम करने के लिए हर घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तर्क क्या है? हाँ, इससे हमारे हमारे स्रोत का जो है संरक्षण होगा।
और यह पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा देगा? नहीं। पैनल महंगे हैं और सभी घरों इसे सब्सिडी के बिना नहीं खरीद सकते हैं। आंसर क्या बन जाएगा हमारा? आंसर बनेगा सी। केवल एक प्रबल है इसमें, है ना। राइट आंसर होगा सी कि हाँ, इससे हमारे स्रोत का संरक्षण होगा और यह पर्यावरण अनुकूल को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 7 हैं लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है? तो कितना है दोस्तों, इसे काउंट कीजिएगा। आंसर आएगा आपका 3। 3 हुआ जाएगा, है ना। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, ये दिया हुआ अक्षर कौन सा एक सेट है जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा? तो कौन सा आएगा दोस्तों? आंसर इसका आ जाएगा बी, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। यहाँ पे भी कथन पढ़ना है और इस कथन को पढ़ करके इससे संबंधित को आंसर देना हमें। इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर इसका बन जाएगा, देखिए क्या है प्रश्न। सरकार ने सार्वजनिक वाहनों को रजिस्टर शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। टैक्सी चालकों ने यूनियन ने अनिश्चित समय तक हड़ताल पर आने की धमकी दिया है। आंसर क्या बनेगा? ए। यदि कथन एक कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है तो बनेगा राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे देखिए, तहसील जिला गांव के बीच संबंध कौन प्रदर्शित करता है? तो गांव जो होता है अंदर होता है, उसके बाद तहसील, उसके बाद जिला होता है। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रश्न के 2 कथन दिया गया है ना, 1 और 2 दिया गया है। तो आइए इसे हम लोग पढ़ते हैं। जो मानना है भले वे सर्वज्ञात हो तथा अलग है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा कथन और निष्कर्ष, है ना। तो देखिए, कथन है कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ गायक खिलाड़ी हैं, कुछ गायक लंबे हैं। आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर इसका बन जाएगा डी। 1 और 2 दोनों होंगे। कुछ गायक खिलाड़ी हैं और कुछ गायक लंबे भी हैं। कैसे? देखिए, कुछ लंबे, यहाँ पे जो खिलाड़ी है हमारा प्लेयर है वो क्या है? लंबा भी है ना, टॉल भी है। और जो ये दोनों है ये हमारा क्या है? सिंगर भी है ना। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा डी। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।